प्रकाश जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज जमकर सदन में स्पीच दिया है संविधान पर, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया है, द्रोणाचार्य ने जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, ठीक उसी की तरह केंद्र सरकार भी युवाओं का अंगूठा काट रही है। क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी जी बेसिकली आज जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये कहानी भी सुनाने की कोशिश की, बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत रट पाए, मगर वो सुना भी नहीं पाए प्रॉपरली, वो भी आपने देखा। और उसको जोड़ दिया सीधा कि युवाओं का अंगूठा काटने से। बेसिकली तो कांग्रेस ने जिस तरीके से देश के नौजवानों का अंगूठा काटा, जिस तरीके से देश के नौजवानों को और समाज को जो है गुमराह किया, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा ना कि एक जुमलेबाजी ये लगातार पिछले 40-50 दशक से करते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबों का अंगूठा काटा, वो सही मायने में वो कहानी जो है वहां पर फिट होती है। जिस तरीके से सचर कमेटी के माध्यम से आपने देखा कि जब मालूम पड़ा कि देश में 50 वर्ष शासन करने वाला कांग्रेस जो है उसने मुसलमानों की जो हालत कर दी, उनको हर एक काम से उनको महरूम रखा, गुमराह करके रखा। सही मायने में मुस्लिम समाज का अगर अंगूठा काटा है तो कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए था, मगर वो दिशा कहीं और चल रही है। उन्हें ये मालूम नहीं कि उन्होंने कितना अत्याचार इस देश के ऊपर किया। संविधान पर चर्चा थी और संविधान का जो एक पक्ष आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत सरल भाषा में उनको बहुत अच्छी तरह आज प्रियंका जी भी वहां मौजूद थी, वो समझ पाई होंगी कि वाकई इन लोगों ने किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया है और किस तरीके से उन्होंने इस संविधान का खून किया है। इन्होंने, इनके परिवार ने, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल समाज में दुर्भावनाएं फैलानी है और उसी में ये आमादा है। ठीक है, आप बता रहे हैं कहीं पर उसमें देश की कैसे बेइज्जती हो गई, मुझे ये तो बता दीजिए। अगर कोई मेरे से जवाब ले लेता, शान प्रकाश जी से जवाब ले लेता। शान प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए जी, सारी बात की एक बात, आप ये बताएं कि जॉर्ज सोरोस वो जिस तरीके से एक अलगाववादी संगठन को फंडिंग करता है, उसका सोनिया जी के साथ में क्या ताल्लुक है? उसकी वेबसाइट पर मेरे ख्याल से शान प्रकाश जी, ये सोरोस, अडानी, इसका मुद्दा अगर सदन में उठ रहा है तो ये जनहित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे एक भी आप लोगों की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। मैं विपक्ष और पक्ष दोनों को बोल रही हूँ। नहीं, आप मुझे बताए ना, जॉर्ज सोरोस जो अलगाववादी संगठनों को पैसा देता है, वो पैसा सोनिया जी को प्रेसिडेंट होने के नाते राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लेती हैं। तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? और जब भी ये जाते हैं, आप उनके जॉर्ज सोरोस का बयान देखें और राहुल गांधी जी का बयान देखें, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और वो यहाँ आकर के हिंदी में बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो अलगाव की बातें कर रहे हैं, ठीक वही भाषा जो है राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि इसमें वाली बहस कहाँ पे जाके खत्म होगी? शान प्रकाश जी, देखिए ये बिल्कुल समझ से परे है। अब सुन ले मेरी बात, इनको सबको सुना ना, तो 2 मिनट मेरी भी बात सुन ले। बोलिए। अडानी जी के बारे में जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा, और उसी बात को आज ये जितने भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी और इनके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो भारत में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किसी तरीके से पुष्ट नहीं होना देना चाहते। आज अडानी जो है, उनका अडानी है, अंबानी है, ये जो उद्योगपति हैं, उनका इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और जाहिर सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना लेना चाहता है, जॉर्ज सोरोस जिसको दिलाना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। चाइना जिस तरीके से सोलर एनर्जी का काम लेना चाहता था, उसमें जो है ना अडानी का बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने नहीं लेने दिया, उनकी लोअर बिटाई। तो उसको उसके कारण से ये परेशान है, क्योंकि ये एक मेमोरेंडम ऑफ जो इन्होंने साइन किया है 2007 में चाइना के साथ में, मैं समझता हूँ उसका इनके ऊपर दबाव है।
और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से ये फंड ले रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से, उनका दबाव है। ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब विजय कौशिक जी, फिर मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सदन में संविधान पर लगातार चर्चा चल रही है 2 दिन से, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शान प्रकाश जी, देखिए सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने वीर सावरकर को याद करते हुए कहा है कि वीर सावरकर बोला करते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, कैसे देखता? देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये मैं तो इस पर नहीं कहना चाहूंगा कुछ कि क्या उस वक्त में हालात थे, क्या परिस्थितियां थी। और सही मायने में आज वर्तमान में संविधान के ऊपर बात करने की आवश्यकता है। वीर सावरकर जो है, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने अपनी माताजी से सावरकर जी के बारे में पूछा था। उस वक्त में इनकी उम्र कितनी थी? मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में भी पूछा होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि सावरकर को उस वक्त में जानते भी रहे होंगे। तो उनकी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। उनका भाषण भी बिल्कुल बेबुनियाद था। मगर हाँ, इस चीज को समझना होगा कि जो संविधान बना, उस संविधान के आधार पर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। किसने कब क्या टिप्पणियां की? ऐसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि ये संविधान जो मैंने बनाया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर आज हम उसी पर चल रहे हैं ना। जो भी परिस्थितियां रहती हैं वो अलग अलग बयान। राहुल गांधी बार पूछ रहे थे शान प्रकाश जी कि क्या बीजेपी अपने नेता के साथ है, नेता के शब्दों के साथ है? क्योंकि जिस तरीके से संविधान की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो वीर सावरकर को ही शर्मिंदा करती है बार बार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी तो बात करें ना। उन्होंने भी तो इसको कहा कि भाई मेरे को ये स्वीकार नहीं है संविधान। तो मैंने कहा ना कि उस वक्त की जो परिस्थितियां रही, उनके बयान जो रहे, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज हम उस संविधान में जिस तरीके से खूबसूरती ला चुके हैं, आज हम उसके साथ में 75 वर्ष बिता चुके हैं। हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर आगे चलने की आवश्यकता है। अगर आज से 75 साल पहले किसी ने 75 साल पहले कोई बयान दिया था, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा था शान प्रकाश जी, संविधान को लेकर के, जो संविधान को लेकर के हम चले थे 25 वर्ष के बाद में, उसमें जिस तरीके से जो एक बिगाड़ पैदा करा इंदिरा जी ने, और सारा जो न्यायपालिका जो है उसको बंधक बना लिया, उस पर चर्चा की जा सकती है कि उन्होंने आखिर क्यों बंधक बनाया, क्यों केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्यों बंधक बनाया, ये तो कांग्रेस से मैं जवाब ले लेती हूँ। मुक्त रखा गया। हाँ ठीक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा जी ने उसके ऊपर विधेयक करा, क्या नाम है, संशोधन किया। क्यों उसको जो है ना संविधान को बिगाड़ा? क्यों 20 रुपया जो शाहबानो उसके पति को, शौहर को तलाक के बाद में 20 रुपए प्रति माह देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, वो 20 रुपए प्रति माह भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा अगर कानून में वो कोर्ट ने कोई आदेश दिया था, उसके खिलाफ राजीव गांधी जो है कोर्ट चले, उन्होंने जो है ना संविधान उसे एक्ट को बदल ही दिया। क्या मतलब महिलाओं के साथ में इतना इनका जो है ना दुर्व्यवहार। ठीक है, आज आप नारी शक्ति की बात करते हैं, शाहबानो केस, मैं नहीं समझता कि पूरे देश को मालूम है, सिर्फ शाहबानो तो मालूम है, मगर ये भी मालूम होना चाहिए कि शाहबानो केस था क्या। केवल 20 रुपए प्रति माह देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, उसको राजीव गांधी जी ने बदल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के आपने संविधान में बदल किए, और जिस तरीके से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हाँ, हमने भी संविधान में परिवर्तन किए, संशोधन किए। हमने धारा 370 जो आपने सब पर थोपी हुई थी, हमने उसको हटाया है, गर्व के साथ हटाया है। आज पूरे देश में हमने जीएसटी लागू की है, जिसमें एक पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था शुरू की है, जो आपके टाइम में नहीं थी। लेकिन जरूरतों की चीजों पे जिस तरीके से जीएसटी लगा, ये भी तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। शान प्रकाश जी, जिस तरीके से जीएसटी जरूरतों, रोजमर्रे की जिंदगी में जो जरूरत का सामान है उस पर भी केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया, ये भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। हाँ, तो जीएसटी, एक बात बताएं आप, जिस वक्त में
जीएसटी से पहले जब टैक्स लगा करता था, उस वक्त में टैक्स जो है वो सरकार के पास नहीं जाता था, वो व्यापारी अपने पास रख लेता था। आज हमने नियम सख्त कर दिए, जहां पर जरूरत है वहां पर टैक्स लगाया जा रहा है, जहां पर जरूरत ज्यादा है वहां पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, जहां जरूरत नहीं वहां पे नहीं भी लगाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। विपक्ष तो आप एक बार बताएं, पूरे देश में एक समान टैक्स की दर हो गई है, जीएसटी हो गई है, और हम केवल विपक्ष के कारण से ये बात कहते हैं कि भाई विपक्ष इस पर नाराज है। विपक्ष किस चीज पर नाराज नहीं है? विपक्ष को तो ये परेशानी है कि देश बढ़ क्यों रहा है, ये प्रगति क्यों कर रहा है। ठीक है विजय जी, आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके आज से पहले 2014 से पहले लोगों के पास में टॉयलेट तक नहीं थे। शान प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने रिजर्वेशन का भी और आरक्षण का जैसे मुद्दा उठाया है कि 50% आरक्षण से ज्यादा बढ़ाएंगे हम, और जातिगत जनगणना का भी एक बार फिर से उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया कि उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया है कि इसी संसद में जातिगत जनगणना मैं लागू करवाऊंगा। किस तरीके से देखता? राहुल गांधी जी ने केवल, मैंने बताया ना कि समाज को भड़काने का और बहकाने का काम कर रहे हैं। 1970 के दौर में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें मंडल कमीशन ने अपने सबमिट कर दी थी रिपोर्ट, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। ना इंदिरा जी ने लागू किया, ना ही राजीव गांधी जी ने जो है ओबीसी को आरक्षण दिया। तो जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसको लागू किया ना, पीपी सिंह सरकार के साथ में जब हम थे तो वो लागू हमने किया। और जिस वक्त में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात हुई, उस वक्त की अगर सदन की इनकी लोकसभा में चर्चा सुन ले राजीव गांधी जी की, तो मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने कितना जो है प्रखर विरोध किया। उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने का पूरा प्रखर विरोध किया। और आपको एक बात और बता दूं, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उसमें कुछ मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। इसलिए जो आरक्षण जो दिया गया है वो हमने दिया है, ओबीसी को आरक्षण दिया। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एससी एसटी और ओबीसी ही जो है ना जरूरतमंद है, हमारा एक सामान्य वर्ग भी बहुत जरूरतमंद है जिसको आरक्षण की जरूरत है, तो उसको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया। तो सही मायने में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, और हमारे एनडीए साथियों ने दिया है, एनडीए के घटक के साथ में मिलकर के। तो इस प्रकार की बातें ना करें, ना गुमराह करें। अगर समाज के हित की बात अगर कहीं हो रही है तो केवल मोदी जी के शासन में हो रही है। हम सबको वो सब सुविधाएं दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है। मकान हम दे रहे हैं, टॉयलेट हम उनको दे रहे हैं, हमने उनको गैस, जहाँ पे गैस एक महीने में 6 सिलेंडर दिया करते, साल में 6 सिलेंडर दिया करते थे। गरीब लोग जो है ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होते थे, आज उन सबको जो है ना सिलेंडर जो है जरूरत के समय पर मिल रहा है। तो इस प्रकार के हमने काम किए। और किसान निधि दे करके हमने देश के 13 करोड़ किसानों को जो है किसान निधि दे करके उनको जो है सम्मान दिया है। साथ ही साथ 80 करोड़ से ज्यादा देश के नागरिकों को हम लगातार लेकिन अभी भी शान प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, अभी भी उनकी यही मांग है, एमएसपी वाली जो गारंटी है, अभी भी वो लगातार यही मांग कर रहे हैं। इस पर आपकी सरकार ने क्या विचार विमर्श किया है? देखिए, आप एक चीज को अच्छी तरह समझ लें कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं, वो किसान पूरी तरीके से इनका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है और जब भी चुनाव होता है उस वक्त में सक्रिय हो जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव होने वाला है, इस वक्त शंभू बॉर्डर पे वो सक्रिय हो गए। उससे पहले हरियाणा में ये सक्रिय हो गए थे, हरियाणा का चुनाव होने वाला था। उससे पहले ये जो है ना यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लिए पिच बिछा रहे थे। योगेंद्र यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो हमने डेढ़ साल जो है ये किसान आंदोलन किया था वो के समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछा रहे थे। हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान नेता उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लिए पिच बिछा रहे थे। तो ये जो है ना किसान जो बैठे हुए हैं वो किसान एक्चुअल में वो किसान नहीं है जिनको एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट है। वैसे सही मायने में मैं बता दूं आपको 28 से ज्यादा फसलें हैं। आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि वो जो किसान बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर वो किसान नहीं है? नहीं, आप बात को बीच में काटती हैं। जी बोलिए। बात तो सुन लें, आप फिर बोलना अपनी बात को। जी।
अभी आपने सुन लिया कि मैं जो फसलों पर हम MSP दे रहे हैं उसकी बात नहीं बोलने दी, आपने दूसरी बात छेड़ दी। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी क्यों डिबेट को इधर उधर ले जाती हैं? बोलिए बोलिए। देखो अभी हम 28 मोटा जो फसल का जो है तिलहन है दलहन है उस पर 100% खरीदी कर रहे हैं, जिसके कारण से 70% से ज्यादा हम इस वक्त में देश के अंदर जो दालें हैं उसका उत्पादन कर पा रहे हैं, और हमारी आवक जो है ना विदेश से जो हम दालें मंगाते थे वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक इसी तरीके से तेल से जो संबंधित जो तिलहन है उसमें भी हम 100% MSP दे रहे हैं, और क्योंकि केवल गेहूं और चावल ही के लिए बात नहीं करेंगे, किसान जो है देश में हर एक चीज का उत्पादन करता है और हमें उन सब चीजों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। देश का 90% किसान जो है वो अलग अलग फसलें उगाता है और हमें सबकी चिंता कर दी है। केवल शंभू बॉर्डर पे बैठ करके राजनीति की जो गोटी और बिसात बिछाने वाले जो किसान हैं, ठीक है उसमें किसान भी हैं, मगर उनको मांगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल जो है राजनीतिक जो विषय हैं उनको बिछाने का काम कर रहे हैं, और ये स्पष्ट हो चुका है। तो देखिए शान प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आज चुनौती दे रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे और जातिगत जनगणना लागू करेंगे, खुली चुनौती है विपक्ष। ठीक है वो जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो जातिगत की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की जनमानस जो है आज का युवा जो है इनकी जातिवाद के बहकावे में आएगा। केवल ये जॉर्ज सोरस की बातों को पूरा कर रहे हैं जो वहां से सीख करके आते हैं। ये तब तक जब तक वहां से कोई नया एजेंडा नहीं मिलेगा तब तक वो यही बातें बोलते रहेंगे। ठीक है, मैं सब आऊंगी दिनेश सिंह के पास। दिनेश जी देखिए, जिस तरीके से लगातार अभी को खत्म करने का भी आरोप लगाया है प्रधानमंत्री